कैसरगंज सीट से करण भूषण आगे चल रहे हैं। यूपी के बहरामपुर से यूसुफ पठान पीछे हो गए हैं। मतलब यूसुफ पठान का पीछे होना, अधीर रंजन चौधरी का आगे होना। अधीर रंजन चौधरी आगे हो गए हैं, यूसुफ पठान पीछे हो गए हैं। टीएमसी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे थे और लगातार अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी पर हमलावर थे और सवाल भी किया जा रहा था कि भाई इंडिया गठबंधन में साथ है तो ममता बनर्जी को इतना क्यों घेर रहे हैं अधीर रंजन चौधरी। तो अधीर रंजन चौधरी की तरफ से कहा भी गया कि ममता बनर्जी इंडिया गठबंधन नहीं, बीजेपी के पास चली जाएंगी। तो तमाम तरह के बयानात भी उन्होंने दिए हैं। लेकिन अब बहरामपुर की सीट जो अधीर रंजन चौधरी की सीट है, वहां से यूसुफ पठान अब पीछे हो गए हैं। यूपी में 35 सीटों पर आगे चल रही है, झारखंड में 10 सीटों पर। अच्छा राहुल, देखिए जो तमाम आंकड़े हैं वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो दावे किए गए हैं उस तरफ बढ़ती हुई जो एनडीए और बीजेपी है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सिर्फ सीटों का जीतना और साथ ही साथ क्या कितना परसेंटेज किस पार्टी को वोट का मिलेगा जनता की, ये भी काफी कुछ डिपेंड करेगा और ये चुनाव बताने वाला है। निश्चित तौर से वोटिंग परसेंटेज की अगर बात कर ली जाए तो वोटिंग परसेंटेज में बीजेपी को ज़्यादा फायदा होगा, सीटों से भी ज़्यादा फायदा होगा। ये इस तरीके से क्योंकि सिर्फ 2 राज्यों को छोड़ दीजिए, पंजाब में और बड़े राज्यों में पश्चिम बंगाल को छोड़ दीजिए, बाकी तमाम भारत में इंडिया अलायंस साथ में लड़ रहा है। ऐसे में बीजेपी को वोटिंग परसेंटेज का फायदा होगा, उत्तर भारत में भी दक्षिण भारत में भी। तमिलनाडु में जहाँ बीजेपी का परसेंटेज 3 या 4% के आसपास था 2019 में, इस बार 12 से लेकर 14% के आसपास बढ़ सकता है। केरल में बीजेपी का परसेंटेज बढ़ सकता है क्योंकि बीजेपी बहुत ज्यादा अलायंस नहीं कर रही। अगर चंद्रबाबू नायडू यानी आप आंध्र प्रदेश को छोड़ दीजिए तो दक्षिण में कोई बहुत बड़ा अलायंस नहीं, छोटे दलों के साथ है, उसका बीजेपी को फायदा होगा। उत्तर भारत में भी छोटे दलों के साथ है, जैसे अगर आरएलडी की बात करें, छोटे दलों की बात करें, अनुप्रिया पटेल की पार्टी की बात करें, अपना दल की बात करें, तो छोटी छोटी 2-4 सीटों पर है। तो बीजेपी को वोटिंग परसेंटेज का फायदा होगा। लेकिन जो सीट्स है, आने वाला आधा घंटा सबसे महत्वपूर्ण रहेगा कि सीट्स में कितना कन्वर्ट हो पाते हैं। हरियाणा का आपने जिक्र किया, मनोहर लाल खट्टर को बदला जाना, निश्चित तौर पर बीजेपी का आला कमान भी जानता था कि हरियाणा में स्थिति बहुत ज्यादा बेहतर नहीं है। हरियाणा में दोनों पार्टियां साथ में चुनाव लड़ रही है। हालांकि दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं में इस बात का भी रोष होगा कि हम दिल्ली और हरियाणा में साथ हैं, पंजाब में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे हैं। लेकिन निश्चित तौर से जो रोहतक वाली बेल्ट है, जो हुड्डा का गढ़ बताया जाता है, दीपेंद्र हुड्डा वहां से चुनाव लड़ रहे हैं, वो पूरा इलाका और उसके साथ साथ जो पंजाब से लगे हुए जिले हैं वहां बीजेपी को लॉस होगा। जो क्षेत्रीय दल है, कांग्रेस है, वहां डेंट करने की कोशिश राजस्थान में भी करेंगे। लेकिन सवाल यही है कि जो डेंट बिहार में, राजस्थान में, हरियाणा में होगा, उसकी भरपाई कितने राज्यों से होगी। इसलिए बीजेपी के लिए इस बार दक्षिण भारत के राज्य भी उतने ही महत्वपूर्ण है जितनी 2019 और 14 में हिंदी पट्टी हुआ करती थी। ताकत भी बीजेपी ने झोंकी। प्रधानमंत्री के बार बार जो विजिट्स वहां पर हो रहे थे उसने साफ बता दिया था। अमित शाह बार बार वहां विजिट कर रहे थे। देखिए बहुत इंटरेस्टिंग पश्चिम बंगाल की फाइट हो गई है। पश्चिम बंगाल में अब तक 33 सीटों के 42 में से 33 सीटों के रुझान सामने आए हैं, जिसमें से ज्यादा सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। तो तृणमूल कांग्रेस के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती। एग्जिट पोल के नतीजों, एग्जिट पोल के अनुमान के मुताबिक ही ये अभी वेस्ट बंगाल में होता हुआ दिखाई दे रहा है। हिंसा का एक लंबा दौर और आज भी हिंसा की छुटपुट घटना सामने आई है और नतीजों के बाद एक हिंसा की हिस्ट्री भी वहां पर रही है। तो ये बड़ी बात है, ये बहुत इंटरेस्टिंग हो गया वेस्ट बंगाल का मुकाबला। बिल्कुल, और देखिए लगातार जो तमाम अपडेट आ रहे हैं वो भी अपने दर्शकों को हम बता रहे हैं। गढ़वाल से देखिए अनिल बनूली आगे चल रहे हैं। मध्य प्रदेश की 28 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है। सरकार भी इस बार मध्य प्रदेश में बनाई है और अब यहाँ की जो सीट है 28 उस पर आगे चल रही है। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से भी आगे चलते हुए, और देखिए प्रतापगढ़ से बीजेपी के संगम लाल गुप्ता आगे चल रहे हैं। तो एक एक सीट जो है उसकी अब जानकारी सामने आ रही है। 295 होता हुआ रुझानों में एनडीए। अब देखिए तेलंगाना में इस बार चुनाव हुए और रेड्डी साहब मुख्यमंत्री बने, लेकिन वहां पर अब कुछ ही महीनों बाद ये जो लोकसभा के चुनाव हैं उसमें बीजेपी गेन करती हुई दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी अपनी उस जीत को, विधानसभा की जीत को यहां पर नहीं भुना पाई। तो इसका मतलब वहां की जनता सीधे तौर पर समझ रही है विधानसभा का, लोकसभा का चुनाव ये बिल्कुल अलग है। और यहाँ पर 12 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है तेलंगाना में।